क्लास में, आज के लेक्चर में अपना जो चैप्टर नंबर 10 है इसको कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन पढ़ लिया था। आज हम देखेंगे माइक्रोब्स एज ए बायो कंट्रोल एजेंट। बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में हम माइक्रोब्स का यूज करते हैं। और फिर हम देखेंगे माइक्रोब्स एज ए बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर के रूप में भी हम माइक्रोब्स को यूज करते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन है, नंबर 5 जो है वो है माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। यहाँ पर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एज ए बायो कंट्रोलिंग एजेंट्स के रूप में यूज करेंगे और पेस्ट एंड डिजीज वगैरह को कंट्रोल करने के लिए, पेस्ट के एक्शन को और डिजीज को कंट्रोल करने के लिए। अब देखिए, पेस्ट और डिजीज को कंट्रोल करने के लिए हम कन्वेंशनल मेथड का यूज करते थे। पहले कन्वेंशनल मेथड यूज करते थे जिसके अंदर हम क्या करते थे, केमिकल पेस्टिसाइड लिए, हर्बिसाइड हो गए, वीडीसाइड हो गए, इंसेक्टिसाइड हो गए, इन सबको हमने डाल दिया प्लांट के ऊपर, स्प्रे कर दिया, क्रॉप पर डाल दिया। अब यदि हम जो ये केमिकल यूज करेंगे तो इन केमिकल से क्या होगा, ये केमिकल हमारे जो इंसेक्ट उसमें देखे जा रहे हैं तो ये सारे ही इंसेक्ट को खत्म कर देगा। मीन्स भाई कुछ इंसेक्ट ऐसे हैं जो क्रॉप को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको तो खत्म करना ही है। कुछ ऐसे हैं जो क्रॉप को कोई हार्म नहीं पहुंचाते, कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन इन केमिकल की मदद से वो इंसेक्ट भी मर जाएंगे। तो उससे क्या होगा, इंसेक्ट की पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी। पॉपुलेशन खत्म होगी तो बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो जाएगा और इस चीज को हमें रोकना है। हमें बायोडाइवर्सिटी का लॉस नहीं करना। तो हमें क्या करना है, सिर्फ उन्हीं पेस्ट को मारना है जो हमारी क्रॉप को नुकसान करते हैं। तो उसके लिए हमने क्या करा, फिर हमने केमिकल्स का यूज छोड़ के हमने बायोलॉजिकल या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऐड किया प्लांट के ऊपर ताकि वो उन इंसेक्ट को, उन पेस्ट को खत्म कर सकें। ठीक है, तो ये है आपका माइक्रोब्स एज ए बायो कंट्रोल एजेंट। तो इसमें हम सबसे पहले ये लिख सकते हैं, फॉर रिमूविंग पेस्ट एंड diseases, chemical pesticide, chemical pesticides, weedicides, herbicides are used। हम लोग पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, वीडिसाइड यूज करेंगे, लेकिन इन केमिकल का कुछ हार्मफुल इफेक्ट होता है। बट these chemicals causes harmful effect। ये केमिकल हार्मफुल इफेक्ट कॉज करते हैं। और वो क्या कर सकते हैं हार्मफुल इफेक्ट, जैसे सबसे पहला क्या होगा कि ये सारे इंसेक्ट को और पेस्ट को रिमूव कर देगा। दे इरेडिकेटेड, इरेडिकेट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय कर देना, हटा देना। दे इरेडिकेटेड होल पॉपुलेशन ऑफ इंसेक्ट एंड पेस्ट। तो ये सारे इंसेक्ट को, सारे पेस्ट को खत्म करेगा। इससे क्या होगा, दिस में लीड्स टू, दिस में लीड्स टू एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज। इससे क्या होगा, जो स्पीसीज हैं वो एक्सटिंक्ट कर जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। और इससे क्या होगा, इट कॉजेज
लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो देखो, अपनी क्रॉप को बचाने के लिए हम सारे इंसेक्ट को मार रहे हैं, यानी कि बायोडाइवर्सिटी को लॉस कर रहे हैं। तो हमें इन बायोडाइवर्सिटी को क्या करना है, लॉस नहीं करना, इनको हमें लॉस होने से बचाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, एक तो ये काम हो गया। दूसरा काम क्या है, दूसरा जो इफेक्ट पड़ता है इसका, वो ये पड़ता है कि जब हम केमिकल, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड ये सब डालते हैं किसी एक एरिया में वहां की क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो क्या होगा, तो सॉइल की जो सैलिनिटी है, उसमें जो आयन कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगी। और जब आयन कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी धीरे 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 धीरे, तो जो हमारी सॉइल है वो कैसी हो जाएगी, वहां की सॉइल हो जाएगी बैरन। बैरन मीन्स बंजर हो जाएगी सॉइल, इनफर्टाइल, और फिर उसमें कोई क्रॉप डेवलप ही नहीं होगी। तो मोर केमिकल leads to increase soil salinity। सॉइल की सैलिनिटी बढ़ गई, इससे क्या हुआ, which slowly convert the land into barren area, barren land या फिर इनफर्टाइल। इसको बैरन लैंड में, मींस बैरन का मतलब बंजर भूमि, बंजर में या इनफर्टाइल सॉइल के अंदर इसको कन्वर्ट कर देगा, फिर यहाँ पर कोई क्रॉप ही डेवलप नहीं होगी। इसके अलावा तीसरा लॉस क्या होगा, भाई हम केमिकल डाल रहे हैं इसमें, तो उन केमिकल से क्या हो रहा है, उन केमिकल से, वो केमिकल जो है क्रॉप के अंदर भी जाएगा, उसी फसल को हम लोग खाएंगे भी। तो ये सारे क्या होंगे, जो कंज्यूमर्स हैं उनके अंदर ये केमिकल इकट्ठे हो जाएंगे, जिससे कई तरह की एलर्जी हो सकती है। तो these chemicals accumulated in the body of consumer, ये कंज्यूमर्स की बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएगा एंड कॉजेज एलर्जीज, और कई सारी एलर्जीज या डिजीज हो सकती हैं। तो देखिए कितना सारा नुकसान है हमें इन केमिकल्स, केमिकल पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, वीडिसाइड को डालने से। तो अब हमें क्या करना है, इन सबको रोकना है। तो इसके लिए क्या करा हमने, इसके लिए हमने फिर यूज किए बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड। तो अब यहाँ पर बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड यूज किए गए। Hence, the organic farmers use biological कंट्रोल मेथड। तो उन्होंने बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड यूज किए, जिसमें क्या होगा, जिससे जो सारी ये सिचुएशंस आ रही हैं, ये सारी की सारी सिचुएशंस नहीं आएंगी। टू अवॉइड द अबव कंडीशन, ताकि ये सारी कंडीशंस को अवॉइड किया जा सके। एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीज, पेस्ट और डिजीज से प्लांट को बचाया जा सके। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने क्या करा, इसके अंदर हमने कुछ नेचुरल प्रेडेटर को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब वो प्रेडेटर क्या करेंगे, वो नेचुरल प्रेडेटर पेस्ट वगैरह को और जो इंसेक्ट वगैरह हैं इन सबको खत्म कर देंगे, जिससे हमारी क्रॉप बच जाएगी। तो उसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे प्रेडेटर्स की, एक तरफ हम लिखेंगे प्रेडेटर और दूसरी तरफ हम लिखेंगे पेस्ट टू बी कंट्रोल, कि वो प्रेडेटर किस पेस्ट को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो ये नोट करें आप, और उसके बाद हम एक टेबल बनाते हैं।
चलिए, आप सभी ने ये नोट कर लिया होगा। अब हम लोग एक टेबल बनाते हैं और उस टेबल में हम ये समझेंगे कि कौन सा नेचुरल प्रेडेटर हम इंट्रोड्यूस करें ताकि हमारा उससे कौन सा जो पेस्ट है वो कंट्रोल हो रहा है। तो देखिए, नेचुरल प्रेडेटर्स, नेचुरल प्रेडेटर्स हैं जो कि क्या करेंगे, ये क्या होते हैं, दीज आर माइक्रोब्स, ये माइक्रोब्स हैं विच फीड अपॉन द इंसेक्ट, जो इंसेक्ट को खा जाता है, ठीक है, बट नॉट हार्म द क्रॉप, लेकिन हमारे क्रॉप को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसके हम एक टेबल बनाते हैं। एक तरफ हम लिखते हैं सीरियल नंबर, एक तरफ लिखते हैं हम लोग नेचुरल प्रेडेटर, नेचुरल प्रेडेटर्स, और इधर लिखेंगे हम लोग पेस्ट टू बी कंट्रोल, पेस्ट टू बी कंट्रोल, किस पेस्ट को ये कंट्रोल कर रहा है। जैसे सबसे पहला जो हमारे पास आता है नंबर 1, वो है लेडी बर्ड। एक हमारे पास नेचुरल प्रेडेटर है लेडी बर्ड। ये जो लेडी बर्ड है ये क्या करेगा, ये कीड़ों को खाएगा, एफिड्स को खाता है, एफिड्स को ये कंज्यूम कर जाएगा। दूसरा जो नेचुरल प्रेडेटर हमारे पास आता है वो है ड्रैगनोफ्लाई, ड्रैगनोफ्लाई। ये जो ड्रैगनोफ्लाई है ये मॉस्किटो को कंज्यूम कर जाएगा, मॉस्किटोस। तीसरा हमारे पास आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 3 जो है ये बहुत पूछा जाता है, ये बायोटेक्नोलॉजी के अंदर भी आप पढ़ेंगे, ये है बैसिलस थ्रियोनजिएंसिस। बैसिलस थ्रियोनजिएंसिस, थ्रियोनजिएंसिस, इट इज एन बैक्टीरिया, ये एक बैक्टीरिया है। और ये जो बैक्टीरिया है बैसिलस थ्रियोनजिएंसिस, ये किसको, किस पेस्ट को कंट्रोल करेगा, ये बटरफ्लाई के कैटरपिलर्स को खाएगा, कंट्रोल करता है बटरफ्लाई कैटरपिलर्स। इसके अलावा बॉलवॉर्म को, इसके अलावा स्टेम बोरर को, ठीक है, स्टेम बोरर को। इसके अलावा आपका कई सारे इंसेक्ट को ये खत्म करता है। देखो ये करता क्या है, जो ये बैक्टीरिया है ना बैसिलस थ्रियोनजिएंसिस, इस बैक्टीरिया के अंदर एक एंजाइम बनता है जिसको बोलते हैं, या एक प्रोटीन बोल सकते हैं, प्रोटीन बनता है, इसको बोलते हैं क्राई प्रोटीन। ये क्राई प्रोटीन जब बैक्टीरिया की बॉडी में बन रहा है तो ये इनएक्टिव है। अब क्या होगा, तो बैक्टीरिया लगातार क्या करेगा, ये क्राई प्रोटीन बनाएगा, लेकिन जैसे ही ये क्राई प्रोटीन किसी इंसेक्ट के इंटेस्टाइन में जाएगा, जैसे बटरफ्लाई के कैटरपिलर के अंदर, बटरफ्लाई का जो कैटरपिलर है उसने मान लो इस प्रोटीन को खा लिया, तो वो इसके अंदर चला जाएगा, बटरफ्लाई की बॉडी में जाएगा, बॉडी में जाकर जब उसको हाईली एल्कलाइन पीएच मिलेगा, मतलब हाईली एल्कलाइन पीएच उसको मिलेगा, तब वो क्राई प्रोटीन एक्टिव हो जाएगा, और एक्टिव होकर वो पॉइजन की तरह काम करेगा, और फिर क्या करेगा, वो इस इंसेक्ट को किल कर देगा। तो ये काम करता है आपका बैसिलस थ्रियोनजेनेसिस। इसकी जो और डिटेल है कि वो प्रोटीन कैसे एक्टिव होता है, ठीक है, और एक्टिव होने के बाद बॉडी में जाके क्या करता है, वो सारी चीजें हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के अंदर समझेंगे। तो ये हो गया आपका बैसिलस थ्रियोनजेनेसिस। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है
जी गौरव बोलिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा ट्राइकोडर्मा एक फंजाई है और ये क्या करता है, जो ट्राइकोडर्मा है ये जितने भी रूट सिस्टम को अफेक्ट करते हैं प्लांट पैथोजन, उन सबको कंट्रोल करता है। कंट्रोल दी रूट सिस्टम फ्रॉम प्लांट पैथोजन। ये रूट सिस्टम को बचाता है प्लांट पैथोजन से। और इसके बाद एक आता है हमारे पास में, लास्ट वन है, ये है बैक्यूलोवायरस। बैक्यूलोवायरस का आपसे जीनस पूछेगा, इसका जीनस है पॉलीहेड्रोवायरस। ठीक है, पॉलीहेड्रो या पॉलीहाइड्रोक्सी वायरस भी इसको बोल सकते हैं, पॉलीहेड्रोवायरस। और ये किस पर अटैक करेगा, ये अटैक करता है इंसेक्ट पे, एंड हम लिख सकते हैं ऑर्थ्रोपोडा के ऊपर, इंसेक्ट और ऑर्थ्रोपोडा। तो ये होगा नेचुरल प्रेडेटर जो कि हमारे क्रॉप्स को बचा रहे हैं। लेकिन इन ना नेचुरल प्रेडेटर्स का एक डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है कि यदि हम नेचुरल प्रेडेटर को क्या करेंगे, इनको हम क्रॉप के ऊपर डालेंगे। अब यदि इनको क्रॉप के ऊपर टेस्ट डेवलप हो गया तो फिर ये उस क्रॉप को खाना शुरू कर देते हैं। तो इसका डिसएडवांटेज लिख लो आप, इनका डिसएडवांटेज क्या है, लिखिए डिसएडवांटेज। The problem occur if the predators develops a taste. The problem occur if the predators develops a taste for the crop plants. For the crop plants. तो जिन क्रॉप प्लांट के ऊपर इसको आप डाल रहे हैं इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए, भाई इंसेक्ट को तो इन्होंने मार दिया, लेकिन मान लीजिए उस क्रॉप पे इनको टेस्ट डेवलप हो गया तो फिर क्या करेंगे, ये उस क्रॉप को ही खाना शुरू कर देंगे। तो ये एक प्रॉब्लम है इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद एक संस्था है जिसको बोलते हैं हम लोग इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। ये जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट संस्था है ये क्या करती है, ये पेस्ट को कंट्रोल करने के कई सारे मेथड यूज करते हैं। जैसे बायोलॉजिकल कंट्रोल कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं, बायो फर्टिलाइजर और बायो पेस्टिसाइड का यूज कर सकते हैं। तो ये हम लिख लेते हैं। एक संस्था आती है जिसको बोलते हैं IPM। IPM IPM का मतलब है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। और इसमें करते क्या है, इन दिस they control the pest by following method। ये कई मेथड से पेस्ट को कंट्रोल कर सकता है। और इसमें कौन कौन सा मेथड है, सबसे पहला है बायोलॉजिकल कंट्रोल कर सकते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल में वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करेंगे। दूसरा क्या कर सकते हैं, दूसरा हम इसके अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब है कि इसके अंदर आप फर्टिलाइजर्स या वो क्या कहते हैं पेस्टिसाइड वगैरह का यूज ना करें, ऑर्गेनिक कंपोनेंट का यूज करें। और तीसरा क्या हो सकता है, इसमें आप बायो फर्टिलाइजर या बायो पेस्टिसाइड डालें। यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डालें जो फर्टिलाइजर की तरह काम करें, एंड बायो पेस्टिसाइड डालें।
ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डालें जो पेस्ट को किल करें। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इसके अंदर कर सकते हैं। अब कुछ हमारे नेचुरल इंसेक्टिसाइड हमने बनाए हैं। तो देयर आर सम नेचुरल इंसेक्टिसाइड जिनके बारे में हम देख लेते हैं। नेचुरल इंसेक्टिसाइड, जैसे पहला हमारे पास आता है रोटिनॉन। रोटिनॉन एक नेचुरल इंसेक्टिसाइड है। और रोटिनॉन किससे मिलता है? रोटिनॉन मिलता है डेरिस एलिप्टिका से। ऑब्टेन्ड फ्रॉम डेरिस एलिप्टिका। एक और हमारे पास है निकोटीन। निकोटीन भी एक नेचुरल इंसेक्टिसाइड की तरह काम करता है। इसको कहां से निकालते हैं? निकोटियाना टोबैकम से। ऑब्टेन फ्रॉम निकोटियाना टोबैकम। ठीक है, इसके अलावा एक आपके पास आता है पार्थेनियम, या पार्थेनियम, सॉरी पार्थेनियम नहीं, पायरीथ्रियम। पायरीथ्रियम एंड एक है सिनेंटिन। ये किससे मिलता है हमको? ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये हमें मिलता है क्रायासैंथेमम से। क्रायसैंथेमम सिनेरी सिनेरेरीफोलियम। सिनेरेरीफोलियम, इसका पूरा नाम है क्रायसैंथेमम सिनेरेरीफोलियम। इससे मिलता है हमें। एक आपके पास आता है, ये आपने कॉमनली यूज भी किया होगा, अजेडिरेक्टिन। अजेडिरेक्टिन ये किससे मिलता है? ऑब्टेन्ड फ्रॉम अजेडिरेक्टा इंडिका। अजेडिरेक्टा इंडिका से। और अजेडिरेक्टा इंडिका किसका साइंटिफिक नेम है? ये है आपका नीम। ये आप याद रखिएगा, नीम या नीम को क्या बोलते हैं? मार्गेसा भी बोलते हैं। इसी से उस सोप का नाम आया है, मार्गो। ठीक है, मार्गेसा नीम, जो मार्गो है वो मार्गेसा से लिया गया है, नीम। तो ये कुछ है हमारे नेचुरल इंसेक्टिसाइड। नेचुरल इंसेक्टिसाइड के बाद एक आता है कंफ्यूजन टेक्निक। इसमें ना हम बीज को, जो फ्लाइज होती हैं, उन फ्लाइज को कंफ्यूज कर देते हैं और वो कंफ्यूजन में मारी जाती है। और इस तरह से क्या होगी, वो हमारे क्रॉप को हार्म भी नहीं पहुंचा पाएगी। तो अब हम पढ़ते हैं कंफ्यूजन टेक्निक। ये नोट कर लिया होगा आप सभी ने। अब जरा कंफ्यूजन टेक्निक देखते हैं जिसकी हेल्प से हम क्रॉप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए कंफ्यूजन टेक्निक क्या कहती है। कंफ्यूजन टेक्निक, कंफ्यूजन टेक्निक में क्या होता है, जैसे ये ना ट्री है, तो ये इस प्लांट पे फ्लाई का बहुत ज्यादा एक्शन होता था, फ्लाई को बार बार खराब कर देती थी। अब हमें उन फ्लाई को क्या करना है, खत्म करना है। तो हम क्या करेंगे? तो हमने कंफ्यूजन टेक्निक का यूज किया। ये हमारा ट्री है और हमने क्या करा, इस ट्री पर ऐसे ना एक बैग लटका दिया। हमने एक बैग लटकाया यहाँ पे,
और इस बैग पर जो मेल सेक्स हार्मोन है उसे लगा दिया ग्लू के साथ। इस पे लगा दिया हमने क्या, मेल सेक्स हार्मोन विद ग्लू। इस पे बहुत सारा ग्लू चिपका दिया हमने। तो फ्लाई के मेल सेक्स हार्मोन को हमने यहाँ लगा दिया। अब यहाँ पर ना ये है फीमेल फ्लाई, ये है फीमेल फ्लाई। तो फीमेल फ्लाई को ना इसकी खुशबू आएगी मेल सेक्स हार्मोन की, तो उसको लगेगा इस बैग के ऊपर मेल है, तो फीमेल यहाँ से जाएगी आगे, मेल के पास जाएगी वो पॉपुलेशन के लिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए। तो यहाँ पर जाके वो चिपक जाएंगी सारी। यहाँ हमने ग्लू लगा रखा है, तो ये फ्लाई क्या होंगी, इस पे चिपक जाएंगे, स्टिक कर जाएंगे, और चिपकने से उनकी डेथ हो जाएगी, मर जाएगी सारी फ्लाई। तो इस तरह से भी हम अपने क्रॉप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया कंफ्यूजन टेक्निक। यहाँ पर हमने सिर्फ मेल के हार्मोन को चिपका दिया, तो उसकी फ्रेगनेंस से फ्लाई को ऐसा लगा कि वहां पर उस बैग पर मेल प्रेजेंट है, तो वो कंफ्यूज हो गई। कंफ्यूज होकर वो इसके पास आएगी, और जैसे इसके पास आएगी तो इस ग्लू से वो चिपक जाएगी, और ग्लू से चिपक जाएगी, फिर चिपक के मर जाएगी। और इस तरह से हमारी जो क्रॉप्स हैं वो बच जाएंगी पेस्ट के एक्शन से। तो लिखेंगे इसके बारे में, ये डायग्राम बना लीजिए और इसके बारे में लिखिए। In this technique, the male sex hormone, और मेल सेक्स हार्मोन को बोलते हैं हम, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, द मेल सेक्स हार्मोन, इसको बोलते हैं फेरोमोन्स। इन दिस टेक्निक द मेल सेक्स हार्मोन्स, जिसको बोलते हैं हम लोग फेरोमोन्स, आर अप्लाइड ऑन द wall of a container, on the wall of a container along with glue, along with glue। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। सर बताना। रिपीट करें दोबारा। सर अलोंग के बाद। along with glue, glue glue gum। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इसके आगे से लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। the female flies are confused by fragrance of male and get stuck, stuck, and get stuck, stuck, to the glue, and get dies, और फिर मर जाती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। By this way, the population of insect pest are kept at by this way the population of insect pests are kept at manageable level, ठीक है। तो इस तरह से हम इनकी पॉपुलेशन को भी मैनेज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा माइक्रोब्स इन बायो कंट्रोल एजेंट, ये माइक्रोब्स एज ए बायो कंट्रोल एजेंट। और अब हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, जो कि है माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर।
बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में हम जो माइक्रोब्स का यूज कर रहे हैं। microbes as bio fertilizers। अगर जो हम बायो फर्टिलाइजर्स की बात करें तो ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट क्वालिटी को बढ़ा देते हैं। तो बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं? दीज आर माइक्रोब्स which enrich the nutrients quantity या quality, nutrients quality in the soil। ये सॉइल में न्यूट्रिएंट क्वालिटी को बढ़ाते हैं, इन्हें बोलते हैं हम लोग बायो फर्टिलाइजर। ठीक है। और जो बायो फर्टिलाइजर हैं इसमें हमारे मेन 3 तरह के हो सकते हैं। बैक्टीरिया हो सकता है, इसके अलावा ब्लू ग्रीन एल्गी हो सकता है, साइनोबैक्टीरिया, और हो सकता है फंजाई। तो हम इसके क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स, तो ये जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं ये मेनली हमारे 3 तरह के हैं। जिसमें सबसे पहले आते हैं, नंबर 1 है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को हम यूज कर सकते हैं एज ए बायो फर्टिलाइजर के रूप में। ठीक है। और बैक्टीरिया में 2 कैटेगरी हो सकती हैं। एक होते हैं सिम्बायोटिक, जो एसोसिएशन बना के रहेंगे प्लांट के साथ, या किसी स्ट्रक्चर जो एसोसिएशन बना के रहें, वो सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक में आपके पास एग्जांपल आ जाएगा राइजोबियम, ये सिम्बायोटिक हो गया। ठीक है। राइजोबियम क्या करेगा? राइजोबियम विद प्लांट रूट, ये किसमें देखा जाएगा? ये देखा जाएगा आपके लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर। लेग्यूमिनस प्लांट में या लेग्यूमिनसी फैमिली में। लेग्यूमिनसी फैमिली का जो न्यू नेम है वो है फेबेसी फैमिली, उसमें देखा जाएगा ये। और दूसरे हो सकते हैं फ्री लिविंग। फ्री लिविंग वो होते हैं जो किसी भी प्लांट के साथ एसोसिएशन बना के नहीं रह रहे, फ्रीली सॉइल के अंदर देखे जा रहे हैं और न्यूट्रिएंट को क्वालिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। इसका यदि देखोगे एग्जांपल फ्री लिविंग के, तो फ्री लिविंग के एग्जांपल आपके पास आएंगे एजोटोबैक्टर, एजोटोबैक्टर हो गया। इसके अलावा एक हो गया एजोस्पाइरलम हो गया, एजोस्पाइरलम, ये हो गए फ्री लिविंग। ठीक है। तो ये हो गया बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बाद जो सेकेंड वन हमारे पास आते हैं वो है BGA। BGA की फुल फॉर्म क्या रहेगी? दीज आर ब्लू ग्रीन एल्गी, मतलब साइनोबैक्टीरिया। और ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, ये साइनोबैक्टीरिया हैं, ये भी फिर 2 टाइप के हो सकते हैं। ये भी कैसे हो सकते हैं? नंबर 1, ये हो सकते हैं आपके सिम्बायोटिक, मतलब ये भी क्या करेंगे? एसोसिएशन बना के रहेंगे, सिम्बायोटिक हो सकते हैं। और इसके देखोगे यदि एग्जांपल, सिम्बायोटिक के एग्जांपल, तो आ जाएगा एक आपका एन अबीना। एन अबीना, जो एन अबीना है ये एसोसिएशन बना किसके साथ में? एन अबीना विद एजोला। ये एजोला के साथ एसोसिएशन बनाएगा। और एजोला क्या है? एजोला एक फर्न है। फर्न क्या होते हैं? ये होते हैं टेरिडोफाइट।
तो ये टेरिडोफाइट के साथ एसोसिएशन बनाता है। दूसरे हमारे पास आते हैं फ्री लिविंग। सेकंड वन है फ्री लिविंग। फ्री लिविंग साइनोबैक्टीरिया यदि देखेंगे आप, तो फ्री लिविंग में आपके पास आ जाएगा नॉस्टॉक हो गया, ओसिलेटोरिया हो गया, नॉस्टॉक, ओसिलेटोरिया, एक हो गया एलुसिरा हो गया। ये सारे ना नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। तो ये हो गया आपका सेकंड वन डीजीए। और जो थर्ड है बायो फर्टिलाइजर, थर्ड वन वो है आपका फंजाई। फंजाई हो सकता है, ठीक है। और जो ये फंजाई हैं, ये क्या करते हैं, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन की फॉर्म में पाए जाते हैं। दे फॉर्म symbiotic association with plant root। ये प्लांट रूट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं, ठीक है। और ये किस प्लांट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाएंगे, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं आपके एंजियोस्पर्म के साथ एंड जिम्नोस्पर्म के प्लांट रूट के साथ में। और क्या करेंगे ये, इसका एक एग्जांपल है जो कि है माइकोराइजा। माइकोराइजा, जो माइकोराइजा है ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, इसमें आपको मिलेगा फंजाई प्लस प्लांट रूट, फंजाई प्लस प्लांट रूट। और जो फंजाई है उसका नाम क्या है, फंजाई है इसमें ग्लोमस। ये याद रखिएगा। ये करता क्या है, ये एब्जॉर्ब करता है वाटर को और मिनरल्स को और प्लांट को देगा। एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। वाटर और मिनरल को प्लांट से एब्जॉर्ब, सॉइल से एब्जॉर्ब करके प्लांट को प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका बायो फर्टिलाइजर। तो इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। तो हमने अपना चैप्टर नंबर 10 पूरी तरह से एंड कर दिया, खत्म कर दिया। इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, तैयार करिएगा। और इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे वो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज कवर करेंगे और फिर चलेंगे हम लोग बायोटेक्नोलॉजी की। तो छोटे छोटे चैप्टर हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, जल्दी जल्दी पूरा हो जाएगा। तो उसको कवर करेंगे, ये आप नोट कर लीजिए। तो आज क्लास में नहीं, नेक्स्ट क्लास के अंदर ही हम अपने चैप्टर को शुरू करेंगे। इसको एंड कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। आप अच्छे से पढ़िएगा इसको, और नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो हम लोग अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।